दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं यू सीरीज के सेकंड सीजन को। इसका फर्स्ट सीजन मैंने लास्ट वीक ही अपलोड किया था जो कि बहुत ही शानदार था। उसमें हमने देखा कि एक जो नाम का लड़का बेक नाम की लड़की पर फिदा हो जाता है और फिर वो उसको पाने के लिए दिन रात उसकी निगरानी करना शुरू कर देता है और जो कोई भी उस लड़की के करीब आता है उसको ठिकाने लगा देता है। लेकिन जब उसको पता चलता है कि बेक उसको धोखा दे रही है तो वो बेक को भी मार डालता है। फिर कुछ दिन बाद उसके बुक स्टोर पर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड आती है जिसको वो काफी समय पहले ही ठिकाने लगा चुका था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अगर वो मर गई थी तो जिंदा होकर वापस कैसे आ गई। अब देखेंगे कि जो का शैतानी दिमाग उस लड़की के साथ क्या करता है। क्या वो उस लड़की को बख्श देगा या फिर बाकियों की तरह उसे भी मार डालेगा। ये सीरीज सस्पेंस और थ्रिल से भरी हुई है, सो एंड तक बने रहना। फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत लॉस एंजलिस से होती है जहां पर जो अपनी पिछली लाइफ भुलाकर एक नई शुरुआत करने के लिए आया था। बेक के साथ हुए हादसे के बाद जो ये सीख चुका था कि प्यार सिर्फ और सिर्फ धोखा देता है। कोई भी इंसान आपसे सच्चा प्यार नहीं कर सकता, लेकिन कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ना चाहते हुए भी आपके दिमाग पर हावी हो जाते हैं। इस बार जो ने ठान लिया था कि वो किसी भी लड़की के झांसे में नहीं आएगा, लेकिन उसका ये प्रण कब तक कायम रहेगा ये आपको आगे पता चलेगा। लॉस एंजलिस आने के बाद जो रूम किराए पर लेने के लिए डेलाइना नाम की लेडी के पास जाता है। जो जानता था कि वो अपनी असली पहचान किसी को भी नहीं बता सकता, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड कैंडिस बड़ी ही आसानी से उसे इस शहर में ढूंढ लेगी। दरअसल जो कैंडिस से ही बचने के लिए भागकर लॉस एंजलिस में आया था। अब जो उससे क्यों भाग रहा था ये हमें आगे पता चलेगा। फिर डेलाइना जो को कहती है कि तुम फर्स्ट फ्लोर देख सकते हो, लेकिन जो कहता है कि मुझे सेकंड फ्लोर चाहिए। फिर डेलाइना जो को पूरा सेकंड फ्लोर दिखा देती है। जो के दिमाग में जरूर कुछ तो चल रहा था जो फर्स्ट फ्लोर पर नहीं सेकंड फ्लोर पर किया जा सकता था। शायद वो अपनी विंडो में टेलीस्कोप लगाना चाहता था ताकि दूसरों पर नजर रख सके। फिर अपना रूम सेट करने के बाद जो सो जाता है। फिर अगले दिन सुबह उठते ही जो को वो सारी बातें याद आने लगती हैं जो कैंडिस ने उसको कही थी। दरअसल कैंडिस वापस इसलिए आई क्योंकि वो जो से बदला लेना चाहती है। जो को लगा था कि कैंडिस मर गई, लेकिन कैंडिस वापस आकर ये बात जता देती है कि मैं तुमसे बिना अपना बदला लिए नहीं मरने वाली। फिर कैंडिस कहती है कि मैं बेक की उस किताब को पढ़कर यहाँ आई हूँ जो उसने मरने से पहले लिखी थी। तुमने जरूर बेक के साथ भी वही सब किया होगा जो तुमने मेरे साथ किया था, इसलिए अब मैं तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा दूंगी। जो ने कभी भी कैंडिस की आंखों में इतना गुस्सा नहीं देखा था। फिर वो समझ जाता है कि कैंडिस उससे बदला लेकर ही रहेगी, इसलिए मजबूरन उसको भागकर लॉस एंजलिस में आना पड़ा। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। कॉफी पीते वक्त जो को डेलाइना की टीनेजर बहन एली मिलती है जिसकी सोच जो से काफी ज्यादा फास्ट थी। एली चीजों को बहुत जल्दी नोटिस करती है। वो सोशल मीडिया अकाउंट्स और लोगों के लाइफस्टाइल देखकर बता सकती है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। फिर एली से कुछ देर बात करने के बाद जो काम ढूंढने के लिए एनावरिन नाम के स्टोर पर आ जाता है। इस स्टोर में भी जो को बुक सेलर का ही काम करना था, लेकिन तभी उसकी मुलाकात होती है लव से। लेकिन जो अपने मन को पहले से ही समझा चुका था कि अब वो किसी भी लड़की के झांसे में नहीं आएगा। लेकिन लव को देखते ही जो के सारे संकल्प बिखर जाते हैं और उसको लव से लव हो जाता है। दरअसल लव बेक और कैंडिस से बिल्कुल ही अलग थी। उसे दिखावा और जबरदस्ती लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन जो को देखते ही शायद उसे भी उससे प्यार हो जाता है। अब जो को लॉस एंजलिस में रहने की एक नई वजह मिल गई थी और वो वजह है लव। फिर स्टोर में काम करते वक्त जो फार्टी नाम के एक शख्स से मिलता है और ये स्टोर फार्टी का ही था, लेकिन इस स्टोर को चलाता है उसका दोस्त कैल्विन। फिर लव जो को बताती है कि फार्टी अपने किसी भी एम्प्लॉय को पसंद नहीं करता, क्योंकि वो हमेशा ही ये दिखाना चाहता है कि वो सबसे महान है और उसके सभी एम्प्लॉयज बेवकूफ हैं। फिर थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद लव और जो एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। जो जानता था कि उसे अब और किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी वो लव के साथ खुद को इमेजिन करना शुरू कर देता है। फिर नेक्स्ट डे जो विल की आइडेंटिटी लेकर अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए जाता है। इत्तेफाक से वहां भी उसे लव मिल जाती है और फिर वे दोनों अगेन बातचीत करना शुरू कर देते हैं। अब जो बेक की तरह लव के प्यार में भी पागल हो गया था।
फिर वो लव को अपनी सोच और पसंद दिखाने के लिए एक रियल इंस्टाग्राम अकाउंट बनाता है और फिर उसमें अपनी सभी पसंदीदा किताबों को पोस्ट कर देता है। ये सारी चीजें जो ने एली से ही सीखी थी, क्योंकि एली सोशल मीडिया पर लोगों की रियल और फेक आईडी पकड़ने में माहिर है। फिर जब जो को लव की तरफ से फॉलो बैक मिलता है तो वो उसकी इंस्टाग्राम आईडी खोलकर चेक करने लगता है। लव जो की लाइफ में आई वो पहली लड़की थी जिसने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट रखा हुआ था, क्योंकि बेक और कैंडिस को तो सिर्फ दिखावा ही पसंद था। फिर लव का अकाउंट चेक करने के बाद जो को पता चलता है कि वो खाने की बहुत ही शौकीन है। उसकी हर एक पोस्ट में अलग अलग तरह की डिशेस की ही फोटो थी, लेकिन तभी जो की नजर लव के प्रोफाइल पर पड़ती है और वो देखता है कि वहां पर मैरिड लिखा हुआ है। इसका मतलब लव शादीशुदा है। ये बात पता चलते ही जो का दिल टूट जाता है, क्योंकि वो एक शादीशुदा लड़की को पसंद करने लगा था। तभी हम देखते हैं कि रात को लव जो से मिलने के लिए आती है। फिर वो बताती है कि मैं यहाँ पास में ही रहती हूँ और केल्विन ने मुझे बताया कि आज तुम्हें सनस्ट्रोक हो गया था। अब जो लव से मरहम पट्टी नहीं करवाना चाहता था, क्योंकि एक शादीशुदा लड़की के लिए उसके दिल में कोई भी जगह नहीं थी, लेकिन लव की प्यारी बातों के सामने जो का मनोबल हार जाता है। वैसे तो जो बड़ा ही सख्त लोंडा है, लेकिन यहाँ पर वो पिघल गया। अब लव जो का टेस्ट पता करने के लिए उसे काफी सारे रेस्टोरेंट में लेकर जाती है, लेकिन फिर भी काम नहीं बनता। अब वो समझ गई थी कि जो को उसका फेवरेट टेस्ट नहीं मिल पा रहा और इसीलिए शायद वो हर वक्त उदास भी रहता है। लव का मानना था कि जब तक इंसान को उसका फेवरेट टेस्ट नहीं मिलता तब तक वो खुश नहीं रहता। फिर वो दोनों एक नए रेस्टोरेंट में जाकर कई सारी डिशेस चेक करते हैं और लव जो की हर एक डिशेस को दिमाग में नोट करती जाती है। फिर घर आने के बाद लव जो के पसंदीदा मसालों को ध्यान में रखते हुए खुद एक डिश तैयार करती है और वो डिश इतनी ज्यादा अच्छी थी कि जो भी उसे खाकर हैरान रह जाता है। अब जो और लव दोनों की ही आंखों में एक दूसरे के प्रति प्यार साफ साफ नजर आ रहा था, लेकिन शादी शब्द का ख्याल आते ही जो लव के बारे में सोचना बंद कर देता है। फिर पूछने पर लव बताती है कि मैं शादीशुदा जरूर हूँ, लेकिन मेरा पति शादी के 1 साल बाद ही चल बसा। अब ये लाइन जो की बेजान जिंदगी में फिर से जान डाल देती है। वो समझ जाता है कि पति के ना होने की वजह से लव आज भी सच्चे प्यार की तलाश में है और जो उसे ये प्यार देने के लिए बिल्कुल रेडी था। फिर लव से कुछ देर बातें करने के बाद जो अपने घर आ जाता है। फिर एली जो को बताती है कि कोई जैस्पर नाम का शख्स तुमसे मिलने के लिए आया था। अब तुम यहाँ थे नहीं, इसलिए वो तुम्हारे लिए एक मैसेज छोड़कर गया है कि मैं अपना सामान लेने वापस आऊंगा। अब जो को खुद भी नहीं पता था कि ये साला जैस्पर कौन है, लेकिन वो अच्छी तरह से जानता था कि जैस्पर के बारे में उसे कौन बता सकता है। फिर वो एक स्टोरेज बिल्डिंग में जाता है और ये बात जानने के बाद आप भी हैरान रह जाओगे कि जो ने इसी स्टोरेज बिल्डिंग में असली विल को बंद कर रखा था। जो ने यहाँ पर भी ठीक वैसा ही केज बनाकर रखा हुआ था जैसा उसने अपने बुक स्टोर में रखा हुआ था। फिर जो विल से पूछता है कि ये जैस्पर कौन है और वो तुम्हें क्यों ढूंढ रहा है। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि लॉस एंजलिस में आने के बाद क्या हुआ। दरअसल जो जब इस शहर में आया तो यहाँ आते ही उसे लव दिख गई। फिर लव को देखते ही जो को उससे पहली नजर में ही प्यार हो गया और फिर उसने लव के बारे में पता लगाना शुरू कर दिया। एनावरिन स्टोर में काम करने जाना, मिस डिलाइना के यहाँ पर रूम किराए पर लेना और फिर वहाँ से लव के घर पर झांकना, ये सब वो पहले से ही प्लान कर चुका था। इसका मतलब बेक के मरने के बाद भी जो बिल्कुल नहीं बदला। वो आज भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले हुआ करता था। और रही बात विल की, तो एक नई पहचान पाने के लिए असली विल का गायब होना जरूरी था। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। सेकंड एपिसोड की शुरुआत उस समय से होती है जब जो ने लॉस एंजलिस में अपना पहला कदम रखा था। यहाँ आकर जो नोटिस करता है कि ये पूरा शहर सेल्फीज के लिए काफी फेमस है। यहाँ के लोगों को बड़ी हस्तियों के साथ सेल्फी लेना बहुत पसंद है और उन्हीं हस्तियों में से एक है हेंडरसन रिक। जो देखता है कि लोग हेंडरसन के साथ सेल्फी लेने के लिए टूट रहे हैं, जबकि हेंडरसन ना ही कोई फिल्म स्टार है और ना ही कोई मिनिस्टर। फिर जो इस बात पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए सीधा विल्सन के पास जाता है। जो ने इंटरनेट से पता लगाया था कि विल लोगों को फेक आईडीज देने का काम करता है और ये काम अवैध होने के कारण उसका असली चेहरा आज तक किसी ने भी नहीं देखा। फिर जो विल को कहता है कि मुझे भी एक फेक आईडी बनवानी है, लेकिन आईडी ऐसी होनी चाहिए जो देखने में बिल्कुल रियल लगे। फिर विल कहता है कि अगर तुम ऐसी आईडी चाहते हो तो तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि ऐसी आईडी बनाने में कभी कभी 10 साल भी लग जाते हैं। लेकिन जो के पास इतना समय नहीं था, इसलिए वो विल को किडनैप करके उसकी आईडी चुरा लेता है। अब इसके बाद जो के साथ क्या हुआ ये आपको पता ही है।
अब कहानी प्रेजेंट में आती है। स्टोरेज में आने के बाद जो विल से पूछता है कि ये साला जैस्पर कौन है। फिर विल बताता है कि जैस्पर बहुत पहले मेरा क्लाइंट बनने के लिए आया था। जैस्पर चाहता था कि मैं उसको अपने जैसा काम सिखा दूं, लेकिन उसके बारे में वेब सर्च करने के बाद मैंने उसे मना कर दिया। अब विल ने जब ये बात कही कि वो मुझसे मिलने आया था, तो जो समझ जाता है कि जरूर विल ने जैस्पर से पैसे लिए होंगे, क्योंकि विल किसी से भी फ्री में मुलाकात नहीं करता। फिर विल जो को बताता है कि मैंने उससे $3000 लिए थे, लेकिन परेशानी की बात यह है कि मैंने वो सारे पैसे उड़ा दिए। अब जो के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली थी, क्योंकि विल होने के नाते अब वो $3000 उसे ही चुकाने होंगे। फिर वो ये पैसे चुकाने के लिए अपनी बुक रिपेयरिंग वाली कला का इस्तेमाल करता है। अब वो एक बड़े आदमी से डील करता है और $3000 के बदले उनकी एक अनमोल किताब को जोड़ देता है। फिर नेक्स्ट डे स्टोर में जो और लव की मुलाकात फिर से होती है। अब जो ने अच्छी तरह से सोच लिया था कि वो इस बार पिछली वाली गलतियों को नहीं दोहराएगा। अब उसका प्लान था कि वो पहले पता करेगा कि लव के संपर्क में कैसे कैसे लोग हैं और उसके बाद ही वो बात आगे बढ़ाएगा। लेकिन लव तो एक ही मिनट में जो के सारे इरादों पर पानी फेर देती है, क्योंकि वो उसे किस कर देती है और ये सख्त लोंडा फिर से एक बार पिघल जाता है। लेकिन तभी जो को वहां पर बेक नजर आने लगती है। अब जो समझ नहीं पा रहा था कि बेक के ख्याल उसे क्यों आ रहे हैं। अब वो जब भी लव के करीब जाता है तो उसे बेक दिखने लगती है, और ऐसा शायद इसलिए था क्योंकि जो को आज भी बेक को मारने का अफसोस है। फिर लव और फार्टी से बात करने के बाद उसकी मुलाकात होती है जैस्पर से। फिर जो जैस्पर को देखते ही उसके $3000 लौटा देता है, लेकिन जैस्पर पूछता है क्या ये $50,000 हैं? 50,000 की बात सुनते ही जो के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि विल ने तो उसे सिर्फ $3000 बताए थे। फिर जो जैस्पर को कहता है कि मैं बाकी पैसे भी जल्दी लौटा दूंगा, लेकिन तभी जैस्पर जो के हाथ से उसकी एक उंगली काट देता है और कहता है कि मैं तुम्हारी ये उंगली लेकर जा रहा हूँ, और अगर तुमने 10-12 घंटे में मेरे पैसे लौटा दिए तो शायद फेमस सर्जन डॉक्टर डेनियल तुम्हारी उंगली को फिर से जोड़ देंगे। फिर ये प्यारी सी धमकी देकर जैस्पर वहां से चला जाता है। फिर जो वहां से सीधा विल के पास जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने जब जैस्पर के $50,000 देने थे तो तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुमने उसके $3000 देने हैं? फिर जो की बातें सुनकर विल थोड़ी अजीब सी हरकतें करने लगता है। वो ऐसे दर्शाता है जैसे उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया हो, और ये सब उसके साथ बायोपोलर डिसऑर्डर की वजह से हुआ था। दरअसल विल ने जो को बताया था कि मुझे समय समय पर इस डिसऑर्डर की दवाइयां खानी पड़ती है, लेकिन जो को लगा कि शायद वो यहाँ से बाहर निकलने के लिए झूठ बोल रहा है। फिर विल जो को कहता है कि तुम मेरे दोस्त रूफस को एक कोड वर्ड में मैसेज भेजो, क्योंकि उसने मुझसे $50,000 उधार लिए थे और मुझे यकीन है कि वो मेरा पैसा वापस लौटाने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएगा। फिर जो विल की बात मानकर ठीक ऐसा ही करता है, लेकिन रूफस से मिलने का समय वो 12 बजे के बाद का रखता है ताकि लव के साथ लंच खराब ना हो। असल में जो को लव के साथ लंच करना ही नहीं था, उसे तो बस लव के उन दोस्तों से मिलना था जिनके बारे में वो हमेशा बात करती थी। फिर जो पीछे छुपकर लव और उसके दोस्तों की बातें सुनता है। लव के 3 करीबी दोस्त थे, लूसी, गेब और सनराइजर। लूसी एक सोशल एजेंट है जिसका बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है, और सनराइजर एक ब्लॉगर है जो पूरे दिन अपने घर पर रहकर अपनी बेटी का ध्यान रखती है। फिर वो देखता है कि लव के तीनों ही दोस्त बहुत अच्छे हैं। वो तीनों एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और साथ ही उनके बीच में केवल दोस्ती का ही रिश्ता है। ये तीनों ही बेक की दोस्तों से बिल्कुल अलग थे, और यही बात जो को सबसे अच्छी लगती है। फिर वो निश्चिंत होकर रूफस से मिलने के लिए सैन फर्नांडो वैली पहुंच जाता है। ये जगह रईसों के लिए काफी खास थी, क्योंकि यहाँ पर कई बड़े बड़े लोग आकर एंजॉय करते हैं। इत्तेफाक से वहाँ पर जो को हेंडरसन दिख जाता है, और फिर वो उस शख्स के बारे में वेब सर्च करना शुरू कर देता है। हेंडरसन यानी हैंडी एक बहुत बड़ा कॉमेडियन है जो कई साल पहले कैंसर से लड़ चुका है। देश भर में हैंडी के लाखों फैंस हैं, लेकिन जो उसका चेहरा देखते ही समझ जाता है कि ये बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। फिर वहां पर जो की मुलाकात डिलाला से भी होती है, और फिर वो उससे कुछ बातें करने के बाद सीधा रूफस के पास पहुंच जाता है। फिर रूफस जो को कुछ पिल्स के पैकेट देता है और कहता है कि ये ज्यादा असर करेगी। मैंने कुछ समय पहले ही कनाडा से नया माल मंगवाया है। रूफस की बातें सुनकर जो समझ जाता है कि विल ने एक बार फिर से उसको झूठ बोला है। विल ने जानबूझकर जो को यहाँ पर भेजा ताकि वो उसकी दवाइयां ला सके, लेकिन अब परेशानी की बात यह है कि जो जैस्पर से अपनी उंगली वापस कैसे लेगा। फिर रात के वक्त लव जो से मिलने आती है। वो जो को कहती है कि तुमने मुझे लंच में ना आने वाली बात झूठ क्यों कही। दरअसल जो ने लव को कहा था कि फाटी ने मुझे किसी जरूरी काम से बुलाया है और इसीलिए मैं तुम्हारे साथ लंच नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जो को इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं था कि लव फाटी की जुड़वा बहन है।
फिर वो बताती है कि जिस स्टोर में तुम काम करते हो वो स्टोर मैं और फाटी मिलकर चलाते हैं, और इसके अलावा वो जो से एक सवाल भी करती है कि तुम मुझसे इतना दूर क्यों भाग रहे हो, लेकिन जो कहता है कि मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। फिर लव समझ जाती है कि जो अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड की वजह से उससे दूर भाग रहा है। फिर वो भी नाराज होकर वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम जैस्पर को देखते हैं। अब जो जैस्पर को असली वाले विल से मिलवा देता है और कहता है कि तुम्हारे पैसे इसने खाए हैं। अब जैस्पर जानता था कि असली विल पैसे चुकाने की हालत में नहीं है, इसलिए वो जो को कहता है कि मेरे पैसे अब तू देगा। फिर जैस्पर जो पर हमला करने लगता है, लेकिन जो उसके पेट में चाकू घोंप देता है और उसको मार डालता है। अब जो ने लॉस एंजलिस में आकर एक बार फिर से कत्ल करने शुरू कर दिए थे, और इस बार उसका लोगों को मारने का स्तर और भी ऊपर उठ गया था। फिर वो जैस्पर को मार के उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है ताकि लाश को जलाना ना पड़े, और फिर उसके सभी टुकड़े मिक्सी में पीसकर फेंक देता है। ये सीन इतना दर्दनाक था कि उसको देखकर आम इंसान की रूह कांप जाए, लेकिन एक साइको किलर की कहानी इसी तरह से जन्म लेती है। फिर जैस्पर को ठिकाने लगाने के बाद जो लव को मनाने के लिए उसके घर पर आ जाता है। वो लव को कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। फिर जवाब में लव कहती है मैं समझ सकती हूँ, मैंने भी किसी ऐसे इंसान को खोया है जिससे मैं बहुत प्यार करती थी, लेकिन जिंदगी खुलकर जीने के लिए हमें पुरानी यादों को भुलाना ही पड़ता है। फिर वो तय करती है कि जो की पुरानी गर्लफ्रेंड की यादें मिटाने में वो उसकी हेल्प करेगी। फिर वो जो को कहती है कि तुम उसको भुलाने की कोशिश करो, और जब तक वो लड़की तुम्हारे दिमाग से निकल नहीं जाती तब तक हम फ्रेंड बनकर रहेंगे। अब जो को भी ये आइडिया काफी पसंद आता है, लेकिन इन दोनों के बीच में फ्रेंडशिप कितने दिन चल पाएगी ये बात जो खुद नहीं जानता था। फिर अगली सुबह जो डिलाला से हैंडी के बारे में बात करता है। डिलाला बताती है कि आज से 8 साल पहले मेरी हैंडी के साथ मुलाकात हुई थी। उस वक्त मुझे लिखने का बहुत ही शौक हुआ करता था, और हैंडी के पास भी कुछ ऐसी किताबें हुआ करती थी जो मुझे मेरे नए आइडियाज में काफी हेल्प करती थी। मैं ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि हैंडी को कम उम्र की लड़कियां पसंद है, लेकिन फिर भी मैं अपनी राइटिंग के बारे में सोचते हुए उससे मिलने के लिए चली गई। वहां पर बियर पीने के बाद मुझे नींद आ गई, और अगली सुबह जब मुझे होश आया तो मेरी स्कर्ट ऊपर उठी हुई थी। अब जो को भी समझ में आ गया था कि डिलाला हैंडी को पसंद क्यों नहीं करती, लेकिन उसे इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं था कि डिलाला की बहन एली भी हैंडी के जाल में फंस गई है। फिर वो विल के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुमने $50,000 कहाँ खर्च किए। फिर विल बताता है कि कुछ समय पहले मुझे प्यार हो गया था और मेरी गर्लफ्रेंड को हेल्प चाहिए थी, उसी पर मैंने $50,000 खर्च किए। फिर विल से बात करने के बाद जो लव के पास जाता है, क्योंकि आज वो दोनों बेक को हमेशा के लिए गुड बाय बोलने वाले थे। फिर जो एक पेपर पर गुड बाय लिखकर उसको जला देता है और मन ही मन सोचता है कि मैं आज के बाद कभी भी बेक को याद नहीं करूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं जो एक दीवार के पीछे होल करके उसमें कुछ छुपा रहा था, और ये जानने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे कि जो उसमें लव के चुराए हुए कपड़े रख रहा था। इसका मतलब पिछले हादसे के बाद जो का सुधर जाना ये सब बकवास है। जो आज भी वही सब कर रहा है जो उसने पिछले महीने बेक के साथ किया था। अब लव इस साइको से कैसे बचेगी ये हमें आगे पता चलेगा। 3rd एपिसोड में हम देखते हैं लव और जो अब एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। वो दोनों भले ही फ्रेंड्स बनकर रह रहे हैं, लेकिन उनका ये रिश्ता किसी प्यार के रिश्ते से कम नहीं है। अब लव हर रोज जो के लॉकर में एक कप केक बनाकर रखने लगी थी, और जो उसे खाने के बाद लव के मूड का अंदाजा लगाता था। फिर एक दिन फाटी जो से बुक्स और अपनी बहन के बारे में कुछ बात करता है। फाटी को कोई एतराज नहीं था कि लव जो के साथ रहे, क्योंकि जो काफी होशियार लड़का है और उसे बुक्स के बारे में भी काफी नॉलेज है। दरअसल फाटी भी कई साल पहले लिखने का बहुत शौक रखता था। उसने ड्रामा, हॉरर फिल्म्स और कई सारे शोज लिखने के बाद उनको डायरेक्ट भी किया, लेकिन फिर चकाचौंध की दुनिया में कदम रखते ही उसने अपना करियर बर्बाद कर लिया। फाटी जो से कहता है कि आज रात तुम मेरे साथ एक टैलेंट शो देखने चलो, और मुझे यकीन है कि तुम्हें वहां पर बहुत मजा आएगा। लेकिन जो फाटी के साथ शो देखने के लिए नहीं जाना चाहता था, लेकिन वो लव का भाई है इसलिए मजबूरी में वो उसे मना नहीं कर पाता। फिर शो में पहुंचने के बाद वो देखता है कि वहां हैंडी भी आया हुआ है, और ये शो हैंडी ने ही आयोजित करवाया है। फिर शो खत्म होने के बाद फाटी जो से कहता है कि तुम 5 मिनट यहीं रुको और तब तक मैं हैंडी से मिलकर आता हूँ। फाटी को पूरा विश्वास था कि हैंडी उससे मुलाकात जरूर करेगा, लेकिन हैंडी का बाउंसर जोना फाटी को अंदर जाने से मना कर देता है। तभी जो देखता है कि फाटी की बजाय एक 15 साल की लड़की को हैंडी से मिलने दिया जा रहा है, लेकिन ये 15 साल की लड़की और कोई नहीं
बल्कि डिलाला की बहन एली थी। अब जो समझ जाता है कि एली भी हैंडी के जाल में फंसी हुई है। फिर जब एली हैंडी से मिल लेती है तो जो उसके पास जाता है और पूछता है कि तुम उस आदमी के साथ क्या कर रही थी। फिर एली कहती है परेशान मत हो, डिलाला के साथ जो हुआ वो मेरे साथ नहीं होगा, और दूसरी बात कि मैं वहां पर इंटर्नशिप के लिए गई थी। अब जो को एहसास हो जाता है कि उसे एली को समझना चाहिए, लेकिन फिर उसे ख्याल आता है कि ये काम उसकी बड़ी बहन डिलाला का है। फिर जो एली से और सवाल नहीं करता। फिर अगली सुबह जो सबसे पहले वो कप केक खाने के लिए लोकर के पास जाता है, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि आज लव ने कप केक बनाया ही नहीं था। दरअसल लव चाहती थी कि जो भी एक दोस्त होने का फर्ज निभाए, क्योंकि वो हमेशा जो के लिए एक कप केक बनाती थी, लेकिन जो कभी उसके लिए कुछ भी नहीं करता। फिर जो भी ये बात कुछ ही मिनटों में भांप लेता है और फिर तय करता है कि अब से वो भी लव के लिए कुकिंग करेगा। फिर जब जो अपनी बालकनी में खड़ा होता है तो देखता है कि डिलाला और एली पार्टी में जाने वाली बात को लेकर बहस कर रही थी, और डिलाला अपनी बहन एली को डांट भी रही थी कि तुम हैंडी की पार्टी में क्यों गई, लेकिन एली उसकी एक भी बात पर ध्यान नहीं देती और वहां से चली जाती है। फिर अंदर जाने के बाद जो अपना फोन देखता है और चेक करता है कि एली इस वक्त कहां पर गई है। दरअसल जो ने काफी समय पहले ही एली को एक नया फोन गिफ्ट किया था और उसने उस फोन में एक स्पाईवेयर भी लगाया हुआ था ताकि एली की हर हरकत पर नजर रखी जा सके। अब क्योंकि एली अपनी उम्र के बच्चों से कई गुना ज्यादा होशियार है, इसलिए मजबूरी में जो को ऐसा करना पड़ा। फिर रात के वक्त जो लव को अपनी बनाई हुई डिशेस दिखाता है और कहता है कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, लेकिन लव तो उन डिशेस को देखने के बाद भी खुश नहीं होती, क्योंकि असल में उसके उदास होने का कारण कुछ और था। और अब वो अपने और जो के बीच में कोई भी दोस्ती का रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। वो चाहती थी कि जो उसे प्यार करे और उसे वो सारी खुशियां दे जिसकी वो हकदार है, लेकिन जो अभी भी इन सब के लिए रेडी नहीं था। फिर लव एक बार फिर से नाराज होकर जो के घर से चली जाती है। फिर बाहर जाने के बाद जो देखता है कि एली बाहर पौधों पर उल्टी कर रही है। इसका मतलब जरूर हैंडी ने उसके साथ कुछ गलत किया होगा। फिर पूछने पर एली बताती है कि मैं सच कह रही हूँ, उसने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया और प्लीज ये उल्टी वाली बात डिलाला को मत बताना। अब एली की काफी रिक्वेस्ट करने के बाद जो मान जाता है, लेकिन जो ने ये ठान लिया था कि अब एली का ख्याल वो खुद रखेगा। फिर वो हेंडरसन की जानकारी हैक करने के लिए विल की हेल्प लेता है। फिर वो विल को कहता है कि तुम उसका डाटा हैक करो और पता लगाओ कि हैंडी कितनी नाबालिग लड़कियों के साथ सो चुका है। फिर विल कहता है कि मुझे इसके लिए 2 चीजें चाहिए होंगी। पहली उस आदमी का लैपटॉप ताकि उसमें सभी मौजूद और डिलीट की हुई फाइल्स को देखा जा सके, और दूसरी मुझे खुद का पर्सनल लैपटॉप चाहिए ताकि मैं डेटा की हेल्प से काम कर सकूं। लैपटॉप और डेटा वाली बात सुनकर जो थोड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि अगर उसने विल को लैपटॉप दे दिया तो वो डेटा की हेल्प से किसी से भी कांटेक्ट कर सकता है। फिर जो विल को कहता है कि कोई और रास्ता बताओ, लेकिन जवाब में विल कहता है कि दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अब जो एली को बचाने के लिए विल को उसकी कही हुई हर चीज लाकर दे देता है और साथ में वो खुद भी पता लगाता है कि हैंडी के कांटेक्ट में कौन कौन लोग हैं। आज रात हैंडी ने अपने घर पर एक पार्टी रखी हुई थी और जो के लिए उसके घर को अंदर से देखने का इससे अच्छा मौका कोई और नहीं हो सकता था। फिर जो हैंडी के करीबी दोस्त फ्रेडी की हेल्प लेकर उस पार्टी में पहुंच जाता है, लेकिन परेशानी की बात यह थी कि जो के साथ फाटी भी जबरदस्ती उनकी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, क्योंकि फाटी ने हैंडी के साथ काम करने के लिए बहुत बड़े बड़े सपने सजा रखे थे। लेकिन जब हैंडी की असिस्टेंट फाटी की स्टोरी सुने बिना ही उसे रिजेक्ट कर देती है तो फाटी का दिल टूट जाता है। फिर कुछ देर बाद हैंडी देखता है कि फाटी ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली है और अब वो नशे की हालत में अपनी लिखी हुई कहानियां सभी को सुना रहा है। अब हैंडी डायरेक्टली फाटी को भगाना नहीं चाहता था। फिर वो सभी लोगों को कहता है कि आज की पार्टी यहीं पर खत्म होती है। फिर जो भी फाटी को लेकर वहां से चला जाता है। जो ये देखकर हैरान था कि हैंडी आखिर इतना अच्छा कैसे बन सकता है, क्योंकि फाटी को बुरा ना लगे इसलिए उसने अपनी पार्टी ही खत्म कर दी, जबकि जो हमेशा से ही ये सोचता था कि हैंडी किसी की भी इज्जत नहीं करता। फिर घर आने के बाद वो लव को फाटी के बारे में इन्फॉर्म करता है। फिर लव तुरंत ही उसको संभालने के लिए वहां पर आ जाती है। फिर फाटी के सो जाने के बाद लव और जो कुछ देर आपस में बातें करते हैं। लव जो को बताती है कि बचपन से ही फाटी के साथ काफी गलत हुआ है। लोग उसके साथ दोस्ती सिर्फ इसीलिए करते हैं क्योंकि वो अमीर है, जबकि किसी को भी उसका टैलेंट नहीं दिखता। आज जो पहली बार हमेशा खुश रहने वाली लव की आंखों में आंसू देखता है। फिर वो सभी पुरानी बातों को भुलाकर लव को किस कर देता है और फिर वो दोनों साथ में शाकालाका बुम बुम करते हैं। फिर अगली सुबह जो फेम स्टोरेज जाकर विल से हैंडी की जानकारी मांगता है। फिर विल कहता है कि मैंने उसका पूरा लैपटॉप चेक कर लिया है, लेकिन हैंडी के खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिला।
जिससे उसको गलत साबित किया जा सके। विल की बातें सुनकर जो सोच में पड़ जाता है, क्योंकि अब उसे भी लग रहा था कि हैंडी अच्छा इंसान भी तो हो सकता है। फिर वापस घर आने के बाद जो की मुलाकात एली से होती है। एली जो को कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने कल कुछ उल्टा सीधा खा लिया था, इसी वजह से तुम्हारे पौधों पर उल्टी कर दी। फिर जो एली से ज्यादा सवाल जवाब नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं वो अभी भी एली को लेकर परेशान था। फिर एनावरिन आने के बाद जो फाटी से पूछता है कि तुम्हारे और हैंडी के बीच में आखिर हुआ क्या था। फिर जवाब में फाटी कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, जो सुनने में अजीब लगे। बस मैं हैंडी के घर पर उसके खुफिया टॉय रूम को देखकर थोड़ा घबरा गया था। अब खुफिया टॉय रूम वाली बात जो को थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन तभी फाटी उसे कहता है कि हैंडी के घर पर ऐसे कई सारे खुफिया कमरे बने हुए हैं। अब जो भी समझ जाता है कि हैंडी के खिलाफ किसी को कोई सबूत क्यों नहीं मिलते। दरअसल हैंडी सभी नाबालिग लड़कियों को उन्हीं खुफिया कमरों में लेकर जाता है और फिर उनके साथ जो जी चाहे वो करता है। लेकिन अब देखना यह है कि जो इस राज का पता लगाने के लिए क्या करता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 4th एपिसोड की शुरुआत पास्ट से होती है। ये बात तब की है जब जो पाको की उम्र का था। उस वक्त जो की लाइफ में भी वही प्रॉब्लम थी जो प्रॉब्लम पाको की लाइफ में थी, और इसीलिए शायद वो पाको में खुद को देखता था। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। फाटी के साथ जो हुआ उसके बाद से लव और जो अब एक दूसरे के काफी करीब आ गए। फिर लव जो को कहती है कि फाटी को अभी हमारे बारे में मत बताना, जब समय आएगा तब मैं खुद उसे बताऊंगी। फिर कुछ देर बातें करने के बाद लव वहां से चली जाती है। फिर जो नीचे बेसमेंट में जाकर डिलाला और एली की बातें सुनने लगता है। अब तक एली को पता चल चुका था कि उसके फोन में एक स्पाईवेयर लगा हुआ है, लेकिन उसका शक जो पर जाने की बजाय अपनी बहन डिलाला पर था। फिर वो अपने दोस्त को कहती है कि मैं अभी डिलाला को स्पाईवेयर वाली बात नहीं बताऊंगी, क्योंकि अगर वो मुझे ट्रेस कर रही है तो मैं झूठे मैसेज टाइप करके बच सकती हूँ। एली की बातें सुनकर जो हैरान रह जाता है, क्योंकि एली स्मार्ट होने के साथ साथ बहुत चालाक भी है। फिर जो तय करता है कि वो खुद हैंडी के घर में घुसकर उसके खिलाफ सबूत ढूंढेगा, लेकिन इस काम में भी उसको विल की जरूरत थी। फिर वो स्टोरेज बिल्डिंग में जाकर विल को कहता है कि तुम फटाफट हैंडी के घर के सिक्योरिटी लॉक हैक कर लो, ताकि मैं आसानी से उसके घर के अंदर जा सकूं। अब विल जानता था कि जो ये सब कुछ अच्छे मकसद से कर रहा है, लेकिन फिर भी वो जो से रिक्वेस्ट करता है कि अगर तुम अच्छे हो तो प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। फिर जो कहता है तुम थोड़ा इंतजार करो, सब कुछ ठीक हो जाने के बाद मैं खुद तुम्हें छोड़ दूंगा। फिर वो सीधा हैंडी के घर में घुस जाता है और फिर उसके सीक्रेट रूम में जाते ही जो को कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जिनसे हैंडी पूरी तरह फंस सकता था। दरअसल हैंडी ने जिन नाबालिग लड़कियों के साथ गलत काम किए थे उनकी फोटोज उस सीक्रेट रूम में मौजूद थी। फिर जो उन सभी फोटोज को वहां से ले जाकर चुपचाप डिलाला के रूम के बाहर रख देता है। वो जानता था कि डिलाला इन फोटोज को देखते ही हैंडी के खिलाफ एक्शन जरूर लेगी, लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद डिलाला ऐसा नहीं करती। दरअसल उन फोटोज में डिलाला की फोटो भी शामिल थी, और अगर उसने ये फोटोज पुलिस वालों के हवाले कर दी तो बाकी लड़कियों के साथ साथ डिलाला की भी बहुत बदनामी होगी। फिर डिलाला वो सारी फोटोज अपने एक ऑफिसर फ्रेंड डेविड को दे देती है और कहती है कि इनकी हेल्प लेकर हैंडी को फंसाने की कोशिश करो। अगले सीन में हम जो को देखते हैं जो फाटी के साथ बैठकर उसकी एक स्टोरी पर चर्चा कर रहा था। फाटी जो से कहता है कि मैं कल साउथ बॉय जाऊंगा और अपनी इस स्टोरी को सबके सामने पेश करूंगा, लेकिन तभी जो उसे कहता है कि तुम आज ही साउथ बॉय चले जाओ। दरअसल आज रात एली हैंडी से मिलने वाली थी और इसीलिए जो को उस पर नजर रखने उसके साथ हैंडी के घर पर जाना था। फिर जो फाटी को कहता है कि तुम अगर आज वहां पर जाओगे तो कल जल्दी ही अपनी स्टोरी सुना दोगे, और फिर हो सकता है कि तुम्हारी पंचुअलिटी को देखकर वो सब लोग तुम्हें पसंद भी करें। फाटी को जो की बात बहुत सही लगती है, लेकिन जो ये बात भूल गया था कि फाटी बिना अपनी बहन को लिए साउथ बॉय नहीं जाएगा। फिर कुछ देर बाद जो सीधा हैंडी के घर पर पहुंच जाता है और देखता है कि हैंडी ने एली की ड्रिंक में कुछ मिला दिया है। इसका मतलब वो एली के साथ भी वही सब कुछ करने वाला है जो उसने डिलाला के साथ किया था। फिर जो अपना दिमाग चलाता है और मौका मिलते ही हैंडी की ड्रिंक में ड्रग की कई सारी ड्रिप्स मिला देता है ताकि एली से पहले हैंडी सो जाए। फिर जब हैंडी की आंख खुलती है तो वो खुद को कुर्सी से बंधा हुआ पाता है। फिर जो उसके पास आता है और कहता है मैं बस तुम्हारा कन्फेशन सुनना चाहता हूँ, तुम ये बात मान लो कि तुमने उन लड़कियों के साथ गलत किया था और फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा। पहले तो हैंडी जो को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है और फिर जैसे ही उसको मौका मिलता है वो जो को धक्का देकर वहां से भाग जाता है। फिर जो हैंडी को पकड़ने की कोशिश करता है और उसको खींचकर सीढ़ियों पर गिरा देता है, लेकिन उसे इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं था कि इस हादसे के चलते हैंडी की मौत हो जाएगी। जो जानता था कि उसने ये कत्ल जानबूझकर नहीं किया,
लेकिन अगर ये बात पुलिस को पता चली तो वो कभी भी जो की बात नहीं मानेंगे। फिर वो एली के उठने से पहले सारा खून जमीन पर से साफ कर देता है और हैंडी की लाश को ऐसे रखता है जैसे उसकी मौत एक सुसाइड लगे। फिर कुछ देर बाद एली भी उठ जाती है, लेकिन तभी जो उसे टेक्स्ट करता है कि तुम अभी घर पर आ जाओ, डिलाला तुम्हें ढूंढ रही है। फिर एली के वहां से जाते ही जो खून से सने हुए कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एक बैग में रखता है और फिर उन्हें फेंकने के लिए वहां से चला जाता है। बदकिस्मती से वो गैजेट्स फेंकते वक्त डेविड जो को देख लेता है। फिर वो उससे पूछता है कि इतनी रात को तुम कहां जा रहे हो। फिर जो कहता है कि मैं बस डोनेशन के लिए कुछ सामान लेकर जा रहा था। फिर डेविड जो का बैग खोलकर देखने लगता है, लेकिन अच्छी बात यह थी कि ऊपर ही उसे एक महंगा हेडफोन मिल जाता है जिस पर हैंडी का खून भी नहीं लगा हुआ था। फिर जो डेविड को कहता है कि आप अगर चाहो तो ये हेडफोन रख सकते हो। फिर डेविड भी उस बैग की और तलाशी नहीं लेता। फिर सारा काम खत्म हो जाने के बाद जो विल के पास जाता है और कहता है कि तुम अब जा सकते हो। जो जानता था कि विल को छोड़ना सही नहीं होगा, लेकिन एक अच्छा इंसान बनने के लिए मजबूरन उसे ऐसा करना पड़ता है। तभी हम फाटी को देखते हैं जो लव को अपने साथ लेकर साउथ बॉय पहुंच चुका था। फिर वो लव से कहता है कि मैं बहुत ही खूबसूरत लड़की से मिला हूँ और मुझे लगता है कि हम दोनों को ही पहली नजर में एक दूसरे से प्यार हो गया। लेकिन ये बात जानने के बाद उसके होश उड़ जाएंगे जब उसे पता चलेगा कि वो खूबसूरत लड़की कोई और नहीं बल्कि जो की एक्स गर्लफ्रेंड कैंडिस है, जो की तलाश में लॉस एंजलिस आ चुकी है। अब जो कैसे कैंडिस के कहर से बचेगा ये हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। 5th एपिसोड में हम देखते हैं कैंडिस फाटी से प्यार करने का नाटक करके जो तक पहुंच जाती है, लेकिन अभी जो को ये बात पता नहीं थी कि जिस लड़की से फाटी को प्यार हुआ है वो कोई और नहीं बल्कि कैंडिस है। फिर लव जो को बताती है कि इस वीकेंड मेरे मॉम डैड ने एक शानदार पार्टी रखी है और मुझे पूरा यकीन है कि फाटी वहां पर अपनी गर्लफ्रेंड एमी का शो ऑफ जरूर करेगा। दरअसल कैंडिस ने फाटी और लव को अपना नाम एमी बताया था और रही शो ऑफ वाली बात तो फाटी इससे पहले भी कई लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका है। फाटी के डैड रे उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। वो जानते थे कि उनका बेटा निकम्मा और अय्याश है जो सिर्फ पैसों के लिए ही उनके साथ जुड़ा हुआ है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और पार्टी वाला दिन आ जाता है। पार्टी में जो और कैंडिस की आमने सामने मुलाकात हो जाती है, जिसके बाद जो को एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे वो कोई सपना देख रहा हो, क्योंकि जो ने कभी नहीं सोचा था कि कैंडिस उसे ढूंढते हुए लॉस एंजलिस भी आ जाएगी। लेकिन अब जो वो यहाँ पर आ ही चुकी है, इसलिए जो को उसके साथ बात करनी ही पड़ेगी। जो से मिलने के बाद कैंडिस को वो दिन याद आ जाता है जब उसका जो के साथ झगड़ा हुआ था। कैंडिस ने जब जो से ये बात कही कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तो जो उसे एक वैन के अंदर बंद करके वहां से बहुत दूर ले गया। फिर उस दिन कैंडिस जो के आगे बहुत गिड़गिड़ाई और उससे अपनी जिंदगी की बहुत भीख मांगी, लेकिन जो ने उसको एक जमीन के अंदर गाड़ दिया। इस हादसे के बाद जो को यकीन हो गया था कि कैंडिस अब वापस कभी नहीं आएगी, लेकिन उसे कोई अंदाजा भी नहीं था कि कैंडिस ने उसके जाने के कुछ देर बाद ही खुद को जमीन से बाहर निकाल लिया था। फिर जो लव और फाटी के वहां से दूर जाते ही कैंडिस से पूछता है कि तुमने आखिर मुझे ढूंढा कैसे। फिर कैंडिस कहती है मैं तो बस यहाँ हैंडी के बारे में जानने आई थी और तब मुझे फाटी मिल गया जिसके फोन में तुम्हारी फोटो थी। कुछ देर बाद वहां पर लव और फाटी भी आ जाते हैं। फिर लव कहती है कि हमें टेंट में चलकर डिनर करना चाहिए। अगली सुबह जो कैंडिस का पीछा करता हुआ उसके टेंट में आ जाता है। कैंडिस जो को चाकू दिखाते हुए कहती है कि मुझसे दूर रहना, लेकिन जो कहता है कि मैं तो बस तुमसे बात करना चाहता हूँ। जो जानता था कि कैंडिस काफी घबराई हुई है, क्योंकि जिस लड़की को चाकू तक ठीक से पकड़ना नहीं आता वो किसी को क्या मारेगी। फिर जो कैंडिस के हाथ से चाकू छीनकर उसे कहता है अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो मार डालो, लेकिन सच बात यह है कि मैंने तुम्हें जान से मारने की कोशिश नहीं की थी। जब वो दोनों बात कर ही रहे थे तभी वहां पर लव और फाटी आ जाते हैं। लव को एहसास हो जाता है कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जब से जो इस पार्टी में आया है तब से ही अजीब सा बर्ताव कर रहा है। फिर लव अपने टेंट में जाकर जो से इस बारे में बात करती है। वो पूछती है कि तुम्हें क्या हो गया है, जब से तुम यहाँ पर आए हो तब से ही अजीब बर्ताव कर रहे हो। लेकिन जो कहता है कि मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, बल्कि मुझे तुम्हारे मॉम डैड बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। कुछ देर पहले तुम्हारी मॉम मुझसे सेक्स लाइफ के बारे में बात कर रही थी और तुम्हारे डैड चाहते हैं कि मैं फाटी का ज्यादा सपोर्ट ना करूं। जो की बातें सुनकर लव उससे थोड़ा नाराज हो जाती है। वो पहले ही अपनी फैमिली को लेकर कई सारी बातें सुनती आ रही थी और अब वो नहीं चाहती थी कि उसका बॉयफ्रेंड भी उसके परिवार की बुराई करे। फिर कुछ देर बाद जो को अपनी कही हुई बातों का एहसास हो जाता है और फिर वो लव से अपनी गलती की माफी मांगता है।
तभी हम देखते हैं कि कुछ देर बाद जब लव के मॉम डैड की एक रोमांटिक स्पीच चल रही थी तो फाटी नशे की हालत में वहां पर आकर सब कुछ खराब कर देता है। फिर लव तुरंत ही फाटी को टेंट में ले जाती है, लेकिन जब लव की मॉम वहां पर आती है तो वो लव को जोर से तमाचा मारती है। फिर वो लव को कहती है कि तुम्हें अपने भाई का ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन तुम सिर्फ अपनी ही लाइफ में बिजी हो। फिर लव अपनी आंखों में आंसू लिए वहां से चली जाती है। फिर जो उसको मनाने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है और कहता है कि मेरे डैड भी मुझे बहुत मारते थे, लेकिन मैंने कभी भी तुम्हें ये बात नहीं बताई। फिर बातों ही बातों में वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और फिर रोमांस करने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं डेविड दिलाला के घर पर आकर उसे कहता है कि मुझे वो फोटोज चाहिए क्योंकि मेरी टीम जानना चाहती है कि हैंडी आखिर कैसा इंसान है। फिर दिलाला ये देखकर हैरान रह जाती है कि ड्रॉवर में वो फोटोज है ही नहीं, इसका मतलब जरूर एली ने उन्हें चुरा लिया होगा। फिर दिलाला एली को ढूंढती हुई सीधा एलिस थिएटर पहुंच जाती है क्योंकि जो ने स्पाईवेयर से देखकर उसको उस जगह के बारे में बता दिया था। फिर एली दिलाला से कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने ही वो फोटोज चुराई थी और अब मुझे पता चल गया है कि हैंडी कैसा इंसान है। फिर घर आने के बाद दिलाला और एली सारी फोटोज को डिस्ट्रॉय कर देती है क्योंकि अगर ये फोटो उन्होंने पुलिस को दे दी तो इन लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगले सीन में हम देखते हैं जो लव, फाटी और कैंडिस अब एनावरिन में वापस आ चुके थे। फाटी लव को कहता है कि वीकेंड पर जो हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो और मैं तुम्हें एक अच्छी बात बताना चाहता हूँ कि कैंडिस हमारे लिए एक शानदार बुक लेकर आई है। फिर जो ये देखकर हैरान रह जाता है कि वो बुक बेक की ही लव स्टोरी थी जिसे जो ने खुद उसके मरने के बाद छपवाया था। फिर वो समझ जाता है कि कैंडिस उसको उसकी गलतियों की सजा देकर ही रहेगी, लेकिन अब जो इस मुसीबत से कैसे बचेगा ये आपको तब पता चलेगा जब आप इसका नेक्स्ट एपिसोड देखोगे।